फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्यूटर असारस पर। तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, मैं आप सभी को DLED थर्ड सेमेस्टर के कंप्यूटर विषय को पढ़ा रहा हूं और इसमें हम लोग तीसरे अध्याय को पढ़ रहे हैं। और तीसरे अध्याय में हम लोगों ने अभी तक रेडियो सर्विस, टेलीविज़न सर्विस और क्या कहते हैं क्वेरी हैंडलिंग तक पढ़ रखा है। इसके बाद हमारे सिलेबस में जो बच गया है वो आज हम ख़त्म कर लेंगे और उम्मीद करता हूँ आज ये तीसरा अध्याय जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए, पढ़ाने से शुरू करने से पहले मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो भी विद्यार्थी आज हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो इसके पहले की वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। फिर इस वीडियो को देखिएगा तो बहुत बेहतर समझ में आएगा और आप तब आसानी से चीज़ों को समझ पाएंगे, एक दूसरे से रिलेट कर पाएंगे। और जिन्होंने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल की घंटी बजा लें, ताकि जो भी कोई नया वीडियो हम लेकर आएंगे वो उन तक आसानी से पहुंच जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आज जो हमें पढ़ना है, देखिए हमें क्या पढ़ना है, वेब पोर्टल के माध्यम से ई शिक्षण, मतलब ई ट्यूशन थ्रू वेब पोर्टल। इसकी इंग्लिश होगी ई ट्यूशन थ्रू वेब पोर्टल। वेब पोर्टल के माध्यम से ई शिक्षण के बारे में हमें जानना है। अब यह क्या है, तो सबसे पहले हमें पोर्टल वर्ड के बारे में जानना होगा कि पोर्टल वर्ड का क्या अर्थ होता है। तो देखिए मैंने आप लोगों के लिए लिख रखा है, पोर्टल का शाब्दिक अर्थ प्रवेश द्वार होता है। मतलब पोर्टल का जो अर्थ है शाब्दिक अर्थ वो प्रवेश द्वार। तो प्रवेश द्वार से आप समझ गए होंगे कि कोई भी चीज़ ऐसा होगा, कोई भी चीज़ ऐसा जिस तक हम पहुँचे और उसके अंदर सारी जानकारियाँ स्टोर हों। तो ये देखिए इसके बारे में क्या लिख रखा है मैंने, एक पोर्टल वास्तव में स्वयं भी एक वेबसाइट होता है। मतलब जो पोर्टल है वो एक तरीके का वेबसाइट के ही तरह होता है, वेबसाइट होता है जिसके द्वारा दूसरी कई वेबसाइट पर पहुंचा जा सकता है। जैसे कि आप देखते हैं कभी कभी एक वेबसाइट से दूसरा वेबसाइट लिंक रहता है, तो ये वैसा पोर्टल है कि एक वेबसाइट के थ्रू आप दूसरे वेबसाइट पर आसानी से पहुंच सकते हैं। फिर क्या है, पोर्टल के माध्यम से मौसम तथा शेष जानकारी भी हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे पोर्टल हैं जिसमें मौसम के बारे में जानकारी होती है या फिर कोई और सरकारी जानकारी होती है। अब जो हमें पढ़ना है ई ट्यूशन थ्रू वेब पोर्टल, उसके बारे में जानते हैं। ई ट्यूशन में छात्र अध्यापक से फेसबुक या किसी वेबसाइट पर ज्वाइन होकर ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं और इसे ई ट्यूशन कहा जाता है, जो कि एक पोर्टल पर संचालित होता है। मतलब ये कि जो वेब पोर्टल, जो ई शिक्षण के लिए वेब पोर्टल का यूज किया जाता है, वो मान लीजिए कोई फेसबुक पे कोई ग्रुप बनाकर पढ़ा रहा है, या ये हो सकता है कोई वेबसाइट है या कोई ऐप है जिसके थ्रू आप ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ई ट्यूशन पढ़ रहे हैं, जिसको इलेक्ट्रॉनिक ट्यूशन कह सकते हैं, ई ट्यूशन कह सकते हैं, जो कहना है आपको, जो आप समझ सकते हैं वो समझिए। तो ये एक तरीके का कोई पोर्टल होगा, मतलब कोई वेबसाइट होगी जिसके द्वारा आप पढ़ेंगे। ये वही है कि एक पोर्टल के थ्रू, एक वेबसाइट के थ्रू आप कैसे ई ट्यूशन प्राप्त करते हैं, ये वही चीज़ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि वेब पोर्टल क्या है, जिस पे कोई एक ऐसा वेबसाइट जिसके थ्रू हम आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं, आप मतलब चीज़ों को सीख सकते हैं, कोई जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अपने एजुकेशन से रिलेटेड। तो ये वही है। अब ई ट्यूशन के लाभ जान लेते हैं। जैसा कि आप देख लिए ई ट्यूशन आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, वेबसाइट के थ्रू, किसी ऐप के थ्रू, फेसबुक पे ग्रुप में जुड़ के। तो ये इसमें अब यही हम जानते हैं कि ई ट्यूशन के क्या क्या लाभ हो सकते हैं। तो देखिए, बच्चे अपने मनपसंद शिक्षक से पढ़ सकते हैं। इसका पहला लाभ तो यही होगा कि बच्चे अपने मनपसंद शिक्षक से पढ़ सकें। मतलब बच्चे जो सब्जेक्ट जिस टीचर से पढ़ना चाहते होंगे उनसे वो आसानी से पढ़ सकते हैं। ई ट्यूशन का पहला लाभ हो गया। दूसरा ये, इसमें बच्चे विषय विशेषज्ञ से पढ़ सकते हैं। मतलब जिस भी टीचर से पढ़ेंगे वो उम्मीद करते होंगे कि वो उस विषय के बहुत ही विशेषज्ञ होंगे। मतलब ये नहीं कहेंगे कि वो परफेक्ट होंगे, लेकिन उनके पास बहुत ही विस्तृत जानकारी होगी। तो बच्चे को इसका ई ट्यूशन का एक ये भी फ़ायदा हो सकता है। पहला फ़ायदा क्या रहा, उन्हें जिस टीचर से पढ़ने में रुचि होगी वो उससे पढ़ेंगे। दूसरा ये कि वो एक विषय विशेषज्ञ से पढ़ेंगे। तीसरा क्या होगा, इसके लिए शिक्षक के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, इंटरनेट के प्रयोग से पढ़ा जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं ई ट्यूशन का मतलब ही यही है कि इंटरनेट के थ्रू आप अपने टीचर से कनेक्टेड रहेंगे और जब चाहेंगे तब आप आसानी से पढ़ सकते हैं। वीडियो वहाँ पे एक फ़ायदा आप ये भी लिख सकते हैं अपने मन से कि वहाँ पे वीडियो स्टोर रहता है, हम उसको जब चाहें जितनी बार चाहें देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इसका यही फ़ायदा है कि आपको टीचर के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं है और घर बैठे आप चीज़ों को आसानी से सीख सकते हैं। इसके बाद एक चीज़ हम पहले बताना भूल गए थे, जो मैंने अभी आपको बताया है, वरना ये आखिरी टॉपिक है। उसमें यह है कि टेली कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है। मतलब
इसके पहले वाले चैप्टर में शायद हमने आपको बता रखा है, इसीलिए इसको छोड़ा होगा, लेकिन फिर बता देते हैं कि टेली कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है। ठीक है, तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिक्षण मतलब क्लासेस थ्रू टेली कॉन्फ्रेंसिंग। अब टेली कॉन्फ्रेंसिंग का नाम सुनते ही आपको समझ में आ रहा होगा कि टेली कॉन्फ्रेंसिंग एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी विषय वस्तु पर वार्तालाप कर सकते हैं। मतलब ये कि ये एक तरीके का ऐसा प्लेटफॉर्म है, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग एक तरीके का ऐसा सिस्टम कह दीजिए आप, सिस्टम है, प्लेटफॉर्म नहीं कहेंगे, सिस्टम है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति आसानी से किसी भी विषय वस्तु पर, किसी भी टॉपिक पर एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। ठीक, अब टेली कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यह अंग्रेजी भाषा का शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक होता है टेली और दूसरा होता है कॉन्फ्रेंसिंग। मतलब ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है और दो शब्दों से मिलकर बना है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, एक होता है टेली और दूसरा होता है कॉन्फ्रेंसिंग। तो इसमें अब हम ये जानते हैं टेली का क्या अर्थ होता है, कॉन्फ्रेंसिंग का क्या अर्थ होता है। देखिए हमने लिख रखा है आप लोगों के लिए, इसमें टेली का अर्थ होता है दूर तथा कॉन्फ्रेंसिंग का अर्थ होता है सम्मेलन। मतलब टेली कॉन्फ्रेंसिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप दूर भी हो, एक दूसरे के आसपास भी ना हो, फिर भी आप चीज़ों आसानी से जुड़ सकते हैं। तो टेली का अर्थ होता है दूर, कॉन्फ्रेंसिंग का अर्थ होता है सम्मेलन। मतलब इसको अगर हम मिला के कहें तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग का अर्थ हुआ दूर स्थित व्यक्तियों से सम्मेलन करना। तो ये चीज़ है हमारी टेली कॉन्फ्रेंसिंग। टेली कॉन्फ्रेंसिंग क्या है कि दूर स्थित दो व्यक्तियों के बीच में सम्मेलन करना और किसी विषय वस्तु पर पूरी डिटेल में बातचीत करना। तो अब देखिए टेली कॉन्फ्रेंसिंग का प्रयोग शिक्षा विज्ञान, मतलब शिक्षा विज्ञान, राजनीति, व्यवसाय, सभी क्षेत्रों में किया जा रहा है। आजकल के टाइम में आपको भी पता है कोई भी चीज़ टेली कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे से हर चीज़ को किया जा रहा है, उसका यूज किया जा रहा है। हर एक बिजनेस को टेली कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आसानी से समझा जा सकता है। बच्चे भी टेली कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं। टीचर सामने रहेगा, वीडियो की तरह चलता रहेगा और बच्चे आसानी से बैठ के पढ़ते रहेंगे। तो यही चीज़ है टेली कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। आप बात करके भी बता सकते हैं ऑडियो के थ्रू, या टेली कॉन्फ्रेंसिंग के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो होता है आप उसमें सामने एक वीडियो के माध्यम से अपनी चीज़ों को बता सकते हैं। अब देखिए टेली कॉन्फ्रेंसिंग के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको ऑडियो वीडियो बताया, वही चीज़ यहाँ पे भी है। देखिए ऑडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग हो सकता है, वीडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग हो सकता है, कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग हो सकता है। जैसा कि कंप्यूटर के माध्यम से कनेक्टेड रहेंगे तो आप बेसिकली ये जानिए कि ऑडियो और वीडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग, और उसके बाद एक और कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, इसके बाद आपके बाद तो अब मैं उम्मीद करता हूँ आप टेली कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दोनों चीज़ को समझ गए होंगे। टेली कॉन्फ्रेंसिंग के प्रकार भी जान गए। इसके बाद चलिए हम जानते हैं हमारे चैप्टर का आखिरी टॉपिक मॉक। मॉक क्या होता है? तीसरे चैप्टर का आखिरी टॉपिक है ये मॉक। मॉक के बारे में हम जानते हैं मॉक क्या होता है। तो देखिए मॉक का पूरा अर्थ, मतलब मॉक का एक तरीके से फुल फॉर्म कहें तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ये एक तरीके का ऑनलाइन कोर्स है, मतलब विस्तृत, पूरी तरीके से खुला हुआ। देखिए अर्थात मैंने हिंदी में लिख रखा है, अर्थात विस्तृत खुला ऑनलाइन पाठ्यक्रम, मतलब सबके लिए ओपन ऐसा पाठ्यक्रम हो। तो ये कैसे होगा इसके बारे में जानते हैं, मॉक कैसे होगा। यह एक ऐसा वेबसाइट कोर्स है जिसको कोई भी छात्र कभी भी किसी भी समय विश्व के किसी भी कोने में सुगमतापूर्वक एक्सेस कर सकता है। मतलब यह एक तरीके का ऐसा वेबसाइट कोर्स है, मतलब एक तरीके का ऐसा वेबसाइट कह लीजिए जिस पे कोर्स कराया जाता है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी छात्र आसानी से चीज़ों को कभी भी कहीं भी हो आसानी से अपने जानकारी की चीज़ों को एक्सेस कर सकता है। तो आप मॉक का फुल फॉर्म याद रखिएगा, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। और यह क्या है ये भी याद रखिएगा कि यह एक वेबसाइट कोर्स है जिसको कोई भी छात्र आसानी से किसी भी समय कहीं भी बैठकर सुगमतापूर्वक उसका एक्सेस कर सकता है, अपनी चीज़ों को जो उसको जानकारी चाहिए वो उस जानकारी को प्राप्त कर सकता है। देखिए अब मॉक शब्द मैनिटोबा विश्वविद्यालय के डेव कार्मियर द्वारा सन 2008 में संयोजी ज्ञान के लिए प्रयुक्त किया गया। जो मॉक शब्द है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मान लीजिए एग्जाम आपसे पूछ दे मॉक शब्द के बारे में कि इसका सबसे पहली बार प्रयोग किसने किया था, तो ये जान लीजिए कि मैनिटोबा विश्वविद्यालय के डेव कार्मियर नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने 2008 में संयोजी, मतलब सबके लिए, मतलब हर लोग के लिए ये प्लेटफॉर्म हो, इस चीज़ के लिए मॉक शब्द का सबसे प्रथम बार प्रयोग किया था।
तो मुझे लगता है मैंने मॉक के बारे में आपको हर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता दी। एक चीज़ और है कि मॉक प्रदाता मतलब मॉक प्रोवाइडर क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। कभी कभी आपसे पूछ सकता है, वरना पूछेगा ये कि मॉक के बारे में बताइए, तो मॉक का सबसे पहले आप फुल फॉर्म बताइएगा, फिर उसके बारे में आप डिटेल, ये जो मैंने आपको थोड़ा बहुत डिटेल बताया यह बता दीजिएगा, तो आपका इस प्रश्न का सवाल का जवाब आसानी से आप दे देंगे। तो देखिए मॉक प्रदाता क्या होता है, विश्व की विभिन्न दूरवर्ती माध्यम से शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाएं मॉक के माध्यम से एक ही वेबसाइट पर उपलब्ध है। मतलब कि जो मॉक जो वेबसाइट है उस पर दुनिया की हर एक संस्था जो क्या कहते हैं दूर हो, मतलब लोगों तक लोग उस तक आसानी से नहीं पहुंच पाए, वो शिक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। और यह एक मॉक वेबसाइट पर उपलब्ध है जिन्हें मॉक प्रोवाइडर कहा जाता है। मतलब आप समझ गए होंगे कि विश्व की विभिन्न दूरवर्ती माध्यम से शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाएं मॉक के माध्यम से एक वेबसाइट पर उपलब्ध होती हैं। मतलब जो भी शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाएं हैं वो मॉक के माध्यम से, मॉक की सहायता से एक वेबसाइट पर उपलब्ध होती हैं, और इसी को हम मॉक प्रोवाइडर कहते हैं। तो ये आपका पूरा डिटेल सिलेबस जो थर्ड सेमेस्टर में तीसरे कंप्यूटर विषय के तीसरा चैप्टर है वो मैंने आपको आसानी से हर चीज़ को बता दिया है। मुझे उम्मीद है कि मुझसे कुछ भी नहीं छूटा है इस तीसरे चैप्टर में, या अभी तक जितना मैंने पढ़ाया है पहले दूसरे तीसरे तीनों में। अगर फिर भी कोई चीज़ छूट जाती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, तो मैं उसको देख लूँगा और फिर मैं आपको बता दूँगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो भी आपके मित्र सगे संबंधी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के पढ़ाई कर रहे हैं, ताकि उनको कंप्यूटर विषय अच्छे से वो पढ़ सकें। और हमारे चैनल पे और भी है, मैथ है, हिंदी है, वो सब वीडियो आप उनके तक पहुंचाइए ताकि वो आसानी से चीज़ों को समझ सकें और उनका पेपर बढ़िया हो। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एक बार फिर से कहता हूँ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अगला चैप्टर लेकर आपके सामने आऊँगा तो आप तक बात आसानी से पहुँच जाएगी, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।